Hello everyone, my name is मीनू मैदान and welcome to Grade X Academy. So आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक है. उससे करने से पहले हम समझ लेते हैं कि लर्निंग है क्या. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज लर्निंग? Learning is a process of acquiring new knowledge, skills, attitudes and improving existing abilities. Learning क्या है? एक प्रोसेस है नई नॉलेज को गेन करने का. आप जब लर्न करते हो तो आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप होती है, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में चेंज आता है और जो आपकी एग्जिस्टिंग एबिलिटीज हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आती है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेके चले, ए चाइल्ड हु कुडंट रीड अर्लियर कैन नाउ रीड अ पैराग्राफ कॉन्फिडेंटली आफ्टर प्रैक्टिस. एक बच्चा था, वो पहले एक नहीं पढ़ सकता था, वो रीडिंग नहीं कर सकता था, अब वो पैराग्राफ पढ़ सकता है. क्यों पढ़ सकता है? आफ्टर प्रैक्टिस, लर्निंग के बाद. एक चाइल्ड है, सबसे पहले वो लेटर पढ़ना सीखता है, लेटर के बाद वो वर्ड पढ़ता है और वर्ड के बाद वो सेंटेंस पढ़ना सीखेगा एंड सेंटेंस के बाद वो एक पैराग्राफ पढ़ना सीखेगा. राइट? सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एक्सपीरियंस के साथ आपको लर्निंग होती है, आपके अंदर चेंजेस आते हैं. सो दिस इज कॉल्ड लर्निंग. सबसे पहले उसको लेटर पढ़ना आया, ठीक है, फिर उसके बाद में उसने और सीखा, उसको वर्ड पढ़ना आया, देन उसने और प्रैक्टिस की, उसको सेंटेंस पढ़ना आया, उसने और प्रैक्टिस की, उसको पैराग्राफ पढ़ना आया. सो दिस इज कॉल्ड लर्निंग. लर्निंग जो है आपके अंदर न्यू नॉलेज को डेवलप करती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो नाउ what is the definition of learning? This definition is given by Richard E. Mayer. So learning क्या है? Learning एक relatively permanent change है. So relatively permanent change इसलिए है क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, ये एब्सोल्यूट परमानेंट नहीं होती. ठीक है, आप आफ्टर इयर्स भूल भी जाते हो, बट स्किल रहती है आपके अंदर, बट प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर से वो याद आ जाता है. तो इट इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन पर्सन्स नॉलेज, आपके पर्सन की नॉलेज में चेंज आना, बिहेवियर में चेंज आना ड्यू टू एक्सपीरियंस. अब एग्जाम्पल ये ले लीजिए, वंस अ चाइल्ड लर्न साइकिलिंग. एक बार चाइल्ड ने साइकिलिंग करना सीखा, द स्किल रिमेन्स इवन आफ्टर ईयर विदाउट प्रैक्टिस. स्किल जो है वो वैसी की वैसी रहती है इवन विदाउट प्रैक्टिस. ठीक है, साइकिल आपने चलाना सीखा, सालों बाद आपने उसको फिर से पकड़ा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बिकॉज रिलेटिवली परमानेंट चेंज लेके आती है, यानी कि आप उसको रिलेट कर पाओगे. आप साइकिल को पकड़ोगे, आपको याद आएगा यस ऐसे साइकिल चलाते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट परमानेंट नहीं रहती, हम भूल भी जाते हैं ऑफ कोर्स, तो आपको वो याद आएगा इवन आफ्टर ईयर विदाउट प्रैक्टिस. आपके अंदर वो चीज रहेगी, आपको कम टाइम लगेगा तब साइकिल चलाने में, थोड़ा सा आप डगमगाओगे बट स्टिल आप चला लोगे क्योंकि आपने वो स्किल को सीखा हुआ है. देन वी हैव टाइप्स ऑफ लर्निंग. 3 टाइप्स है लर्निंग की हमारे पास: motor learning, verbal learning and conceptual learning. We will discuss these types in detail. So motor learning क्या है? motor learning, M for motor and M for muscular, right? So motor learning जो है वो relate करती है muscular learning से. muscular activities जब आप करते हो, physical activities जब आप करते हो, जैसे कि साइकिल चलाना, वॉक करना, रन करना, सो ये क्या होती है? मोटर लर्निंग. जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हो, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करते हो, so this is called motor learning. Then we have verbal learning. Verbal learning is related to your language and communication. जैसे कि आप पोइम्स को याद करते हो, मेमोराइज करते हो, टेक्स्ट बुक को अलाउड रीड करते हो, न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीखते हो, so this is called verbal learning. Then we have conceptual learning. Conceptual learning is related to your mind. जब आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हो, जैसे कि आपने सीख लिया कि ग्रेविटी का मतलब क्या है साइंस में, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है सिविक्स में, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया, रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ आने लगे. ठीक है, देन
वी हैव फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब हम लर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। या तो ये फैक्टर हमारी लर्निंग को इंक्रीज करेंगे या ये फैक्टर हमारी लर्निंग को डिक्रीज कर देंगे। सो लर्निंग जो है वो किससे अफेक्ट होती है? लर्नर के रिलेटेड फैक्टर्स, जो हमारे अंदर फैक्टर्स होते हैं उससे अफेक्ट हो सकती है। टीचर के रिलेटेड फैक्टर, टीचर और लर्नर, ठीक है, टीचर से ही हम लर्निंग मतलब सीखते हैं, और टीचर रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, राइट। देन इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर, सो इसको डिस्कस करते हैं। सो फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, फर्स्ट फैक्टर है मोटिवेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन जो है, अगर स्टूडेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो वो नहीं लर्न कर पाएगा। ओके, देन इंटेलिजेंस, अगर हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन हाई है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन हाई है, अगर वो गिफ्टेड लर्नर है, ऑफ कोर्स उसकी लर्निंग पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर इंटेलिजेंट क्वेश्चन लो है, स्लो लर्नर है, तो वो इतनी जल्दी से नहीं सीख पाएगा, उसको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम मेथड चूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है वो भी अफेक्ट डालती है लर्निंग पे। इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी स्टडी में तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। आपकी फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर सिक, अगर आप बीमार हो तो इसका लर्निंग पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। आपकी इमोशनल स्टेट क्या है, आप अगर ज्यादा सोचते हो, ठीक है, अगर आप डिप्रेशन में हो, देन ऑफ कोर्स ये लर्निंग पे इफेक्ट डालेगी। रेडीनेस टू लर्न, आप कितनी जल्दी आप उसको मतलब तैयार हो सीखने के लिए, आपके अंदर कितनी मोटिवेशन है, रेडी रहते हो लर्न करने के लिए, तो इसको बोलते हैं रेडीनेस टू लर्न। आपका माइंड रेडी है या नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को रेडी करने, लर्न करने से पहले, जब भी आप कोई चीज को पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको अपना माइंड बनाना पड़ता है। अगर आपका माइंड ही नहीं है तो आप माइंड ही नहीं है सीखने का तो लर्न नहीं कर पाओगे। देन फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, अब टीचर्स के अंदर भी ऐसी कमियां होती हैं या फिर अगर वो लर्निंग को इफेक्ट डाल सकती है, जैसे कि कॉम्पिटेंस, अगर वो टीचर अच्छा है, राइट, अगर उसमें सब्जेक्ट नॉलेज है, कंसेप्ट की नॉलेज है, उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी है तो वो अच्छा पढ़ा देगा और लर्निंग अच्छी हो जाएगी। अगर उसमें कंसेप्चुअल नॉलेज ही नहीं है, उसको सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, देन लर्निंग पे अफेक्ट करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर टीचर को बोलने के लिए, अगर उसको कंसेप्चुअल नॉलेज है, राइट, टीचर को कंसेप्चुअल नॉलेज है बट वो अपने आइडियाज को डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, तो लर्नर जो है वो नहीं समझेगा। टीचिंग मेथड्स कौन से यूज करें, अगर टीचर जो है वो लेक्चर मेथड यूज करेगा फॉर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, ये बड़ी क्लासेस के लिए होते हैं, तो अगर उसको पता नहीं है कौन सा मेथड कौन सी क्लास के लिए यूज करना है तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। बिकॉज एक्टिविटी रिलेटेड मेथड अब यूज होता है, एक्टिविटी से बच्चे मोस्टली सीखते हैं, सो लेक्चर मेथड जो है वो बोरिंग हो जाएगा। एटीट्यूड ऑफ टीचर का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स स्टूडेंट के प्रति कैसा है, अच्छा है, पॉजिटिव है, रूड तो नहीं है, सो ये भी अफेक्ट डालता है। अब नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये अफेक्ट डालती है? अगर टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं है, क्यों हमारे जो टीचिंग का जो कोर्स है उसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हमें उससे पता चलता है कि कितने टाइप्स ऑफ लर्नर हैं, हर एक चाइल्ड में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मेथड चूज करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग करना होता है। तो अगर हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, देन हम टीच नहीं कर पाएंगे और बच्चा सीख नहीं पाएगा और लर्निंग पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बच्चे को पढ़ाया, राइट, बच्चे ने पढ़ा बट आपने उसको फीडबैक ही नहीं दी, आपने उसके मतलब बोला ही नहीं उसने अच्छा पढ़ा, अच्छा काम किया, अच्छे से सम सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या फिर उसने लैंग्वेज में कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक आपने, ठीक है, एक बच्चा आया, उसने आपको पैराग्राफ दिखाया, आपने चेक किया, मिस्टेक्स निकाली और उसको वापस कर दिया, ठीक है, आपने उसको बताया नहीं कि आपको उसको कैसे इंप्रूव करना था, कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप। इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, उसका जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या लाइंस आप इंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं बताओगे तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी।
टीचिंग रिसोर्स यानी कि टीचर जो है वो कौन से एड्स यूज कर रहा है, वो भी इम्पैक्ट डालता है लर्निंग पे। अगर विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है, अगर आप एक उसके लिए एड ही यूज नहीं कर पा रहे हो, बड़ा चार्ट ही नहीं लेके आ पा रहे हो कि बच्चे को दिखे, फ्लैश कार्ड्स यूज नहीं कर पा रहे हो, अच्छा रिसोर्स नहीं लेके आ रहे हो, तो लर्निंग पे अफेक्ट पड़ जाएगा। देन वी हैव फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, क्लासरूम के इन्वायरमेंट में स्टूडेंट टीचर का रिलेशन अच्छा है या नहीं, टीचर्स का आपस में रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं, उनमें कोऑर्डिनेशन कैसी है, आपस के जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं उससे लर्निंग पे इफेक्ट पड़ जाता है। स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन जो है उनमें रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है। सो ये सारी जो चीजें हैं वो लर्निंग पे अफेक्ट डालती हैं। देन होम इन्वायरमेंट, आपके अगर घर में अगर लड़ाई है, आपके पेरेंट्स सेपरेट रहते हैं, ऑफ कोर्स लर्निंग पे अफेक्ट पड़ेगा। स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल का इन्वायरमेंट यानी कि उसमें आपके जो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको लोग स्कूल में सुन रहे हैं नहीं, टीचर आपके रिप्लाई दे रही है नहीं दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है या नहीं, प्रिंसिपल जो है वो ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा, तो ये सारा स्कूल इन्वायरमेंट आ जाता है। देन फिजिकल कंडीशन, पुअर लाइटनिंग तो नहीं है, ठीक है, पुअर लाइटनिंग तो नहीं है, डेस्क्स का अरेंजमेंट अच्छे से है या नहीं है। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है और ये लर्निंग पे अफेक्ट डालते हैं। देन या कंक्लूजन, सो लर्निंग क्या है हमने पढ़ा, लर्निंग एक कंटिन्यूस एंड प्रोसेस है, ये काफी ज्यादा फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। जो फैक्टर्स होते हैं लर्नर रिलेटेड फैक्टर, टीचर्स रिलेटेड फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, और ये एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाता है हमारे अंदर, जिससे हमारी नॉलेज जो है वो हमारी डेवलप होती है, हम स्किल्स को एक्वायर करते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है for long term, not absolute change but for long term, right? So अब हम इसके रिलेटेड कुछ MCQs कर लेते हैं। So learning is best defined as, so temporary change due to fatigue, permanent change due to growth, relatively permanent change due to experience and change due to motivation. So temporary change तो ये नहीं है, हमने पढ़ा है। परमानेंट चेंज हो जाता है ग्रोथ के कारण, नो, लर्निंग जो है वो परमानेंट चेंज भी नहीं है। सो ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। क्या है, रिलेटिवली परमानेंट, मतलब आपके अंदर चेंज आता है फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या विशेषता नहीं है, इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड, यस, लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। इट ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर, यस, ये चेंज लेके आती है। इट इज टेम्पररी इन नेचर, क्या ये टेम्पररी है नेचर में, क्या ये अस्थाई है, नो। तो हमारा जो नोट पूछा तो ये ऑप्शन जो है ये राइट हो गया। नेक्स्ट, राइटिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ, राइटिंग, साइकिलिंग, इसमें हमारे जो मसल्स हैं वो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वर्बल लर्निंग तो है नहीं, कंसेप्चुअल लर्निंग भी नहीं है, इनसाइट लर्निंग भी नहीं है, तो ये मोटर लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग भी नहीं है, इनसाइट लर्निंग भी माइंड से रिलेटेड होती है, जब आपको एकदम से आइडिया आते हैं, ठीक है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट द स्पीड ऑफ लर्निंग, कौन से ऐसे फैक्टर है जो स्पीड ऑफ लर्निंग, आप कितनी स्पीड से याद करते हो या कितनी स्पीड से आप कुछ चीज को सीखते हो, वो अफेक्ट डालती है, कौन सा ऐसा ज्यादा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा, क्लास मोटिवेशन करेगी, क्लासरूम साइज करेगा, क्लाइमेट या टीचिंग एड। ऑफ कोर्स सबसे पहला जो है वो मोटिवेशन है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे। नेक्स्ट, रेडीनेस टू लर्न मीन, रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्नर, टीचर कॉम्पिटेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, मेंटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लर्निंग, कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है लर्निंग के लिए। सो अकॉर्डिंग टू NEP 2020, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड, हम जितना बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे उतनी ही हमारी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होगी। सो जो भी एक ट्रिक बताती हूँ, जो भी ओनली वाले आंसर्स होते हैं ना उसको तो हम इलेमिनेट ही करते हैं, उसको नहीं लेते हैं। सो रोट लर्निंग तो होगी नहीं, रट्टाबाजी तो नो। एक्टिविटी बेस्ड मेथड यस, इसमें जो है ये बच्चे जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, स्टूडेंट्स आपस में एक्टिविटी करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो यस ये मेथड जो है ये सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। सो एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है ये राइट आंसर है। देन विच इन्वायरमेंट इज बेस्ट फॉर लर्निंग, कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो लर्निंग के लिए बेस्ट होगा। फेयरफुल इन्वायरमेंट नो, हमने बच्चों को डराना थोड़ी है। नॉइजी इन्वायरमेंट, अगर नॉइजी होगा तो टीचर कैसे पढ़ाएगी, ऑफ कोर्स बैलेंस होना चाहिए, सो नो। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट यस, सारे बच्चे जो है वो टीचर को अच्छे से सुने, एक ऐसी एक्टिविटी टीचर करवाए जहाँ पे सब बच्चे इन्वॉल्व हो। सो ये ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए यस। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ओनली, अगेन ओनली आ गया, इसको तो हम इलेमिनेट ही करेंगे। सो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, बच्चे आपस से जालसी करते रहे, वो फर्स्ट आ गया तो मैं भी फर्स्ट आके दिखाऊंगा, नो।